नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। कैबिनेट ने 20,668 करोड़ के 2 हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। महाराष्ट्र में नासिक, सोलापुर, अक्कलकोट 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर को मंजूरी। मोहना से कोरापुट तक NH 326 का होगा चौड़ीकरण। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में लिया हिस्सा। राजनाथ सिंह ने समारोह को बताया गौरव और आस्था का क्षण। अमित शाह का मिशन बंगाल। कोलकाता में पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ की अहम बैठक। कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी की शिरकत। झुग्गी हटाने पर घिरी कर्नाटक सरकार। बुलडोजर एक्शन साबित हुआ बेअसर। लोगों ने पूछा, योगी मॉडल की नकल या सॉफ्ट एक्शन की मजबूरी। बीजेपी ने लगाया आला कमान के आगे सरेंडर होने का आरोप। नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में उत्साह। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर तस्वीरों के जरिए 2025 की अपनी यात्रा शेयर की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज इस साल की अंतिम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने नासिक, सोलापुर, अक्कलकोट 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिस प्रोजेक्ट की लागत 19,142 करोड़ रुपए है। कैबिनेट ने उड़ीसा में NH 326 के 68.600 से लेकर 311.700 तक मौजूदा 2 लेन सड़क को पक्के शोल्ड सहित 2 लेन में चौड़ा एवं सुदृढ़ करने की परियोजना को एपिक मोड पर मंजूरी दी। आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये प्रोजेक्ट कई बड़े शहर और सेंटर को जोड़ेगा। कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। ये 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इंफ्रा क्षेत्र की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म को हम देखें तो इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में जून के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप में। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए के,
24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़ के, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,1,31,000 करोड़ के, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीस के, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़ के, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत मेजर माइलस्टोन साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या में श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में शामिल हुए और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देशवासियों के लिए गौरव और आस्था का क्षण बताया। उन्होंने अयोध्या की ऐतिहासिक भूमि और भगवान श्री राम से जुड़े भावनात्मक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि ये वही धरती है जिसने लंबे समय तक अपने आराध्य की प्रतीक्षा की है। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से अयोध्या के ऐतिहासिक और वर्तमान स्वरूप की चर्चा की। पिछले शासनकालों में अयोध्या को अशांत करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और धार्मिक आस्था पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री योगी ने ये भी रेखांकित किया कि बीते 5 वर्षों में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे हैं, जो आस्था और विश्वास के बढ़ते स्वरूप को दर्शाता है। पिछली सरकार ने अयोध्या को लौलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस समय राज्य विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीति तय करने के लिए गृह मंत्री पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की और इससे पहले मंगलवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल में पश्चिम बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। गृह मंत्री ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया और कहा कि देश की संस्कृति और सुरक्षा बचाने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करने वाली सरकार जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पोर्टल पर आज तक रिकॉर्ड 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा छात्रों, टीचरों और अभिभावकों ने नाम दर्ज कराए हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में करीब 2 करोड़ 86 लाख छात्र, 17 लाख टीचर्स और करीब 3.5 लाख अभिभावक शामिल हैं। बता दें कि परीक्षा पे चर्चा 2026 में शामिल होने के लिए पंजीकरण की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई थी। पंजीकरण कराने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2026 है। दरअसल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के नवे संस्करण का आयोजन जनवरी 2026 में होगा और इस बार कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण हुए हैं।
पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदाताओं से सीधा संवाद किया और इस दौरान वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती और प्रधान सचिव निर्वाचन आयोग श्री एस.बी. जोशी, जिला निर्वाचन अधिकारी हावड़ा एवं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करते हुए मतदाताओं की शिकायतों, दावों और आपत्तियों को गंभीरता से सुना। पश्चिम बंगाल में एसआईआर विवाद को लेकर आज अभिषेक बनर्जी दिल्ली में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और इस दौरान उनकी चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया से राज्य में काटे गए वोटर्स को लेकर आपत्ति जताई है। कर्नाटक के कोगिलो में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया और इस कार्रवाई को लेकर भाजपा नेता चलवादी नारायण स्वामी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन जमीनों पर पहले खेती होती थी, वहां रह रहे लोगों को बेघर कर दिया गया है। स्वामी ने कहा है कि कर्नाटक सरकार इस तरह की कार्रवाई कर वोट चोरी की राजनीति कर रही है। अभी 40 जगह में बेंगलोर में अभी तक डेमोलिशन हुआ, जिसको भी एक घर बन के नहीं दिया। और इधर हमें हाक की पहले से हम देख रहा है, इधर से क्या बांग्लादेश और बाहर वाले रोहिंग्या से ये मैसेज हमने मिला था। जब हम कल मैसेज दिया हम आज इधर पहुंचेंगे, इमीडिएटली उन सब लोगों को इधर से शिफ्ट कर दिया। वोट चोरी बोल रहे हैं ना राहुल गांधी का वोट चोरी यही है। ये बाहर से लाके वोट बैंक इकट्ठा करके ये सभी वोट डाल के ये सत्ता में आने वाला है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे हैं। ढाका पहुंचने पर एस जयशंकर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की और इस दौरान भारत के प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी पत्र तारिक रहमान को सौंपा, जिसमें भारत सरकार और जनता की ओर से गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई। पत्र में भारत ने खालिदा जिया के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा है कि उनका दृष्टिकोण और मूल्य भविष्य में भारत बांग्लादेश संबंधों को मार्गदर्शन देंगे। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान, नेपाल और भूटान सहित कई दक्षिण एशियाई देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर का विमोचन किया और इस बार की थीम भारत एट 2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि रखा गया है। नई दिल्ली का नेशनल मीडिया सेंटर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर का विमोचन किया। इस बार की मुख्य थीम भारत एट 2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि रखा गया है। यह थीम एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करती है जो अपने आत्मविश्वास में अडिग है, अपनी पहचान को लेकर गौरवान्वित है और अपने विकसित भारत के विजन को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। कैलेंडर के 12 पन्ने भारत की विकास यात्रा को दर्शाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक भारत सरकार विकसित भारत 2047 की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। Every month calendar it reflects our themes, one for the Atmanirbhar Bharat, for the Kisan, for the Janjadi for development, for the OBC, SC/ST development, and for the youth development, and for the science and technology development, like 12 for months. This is the roadmap journey for the Viksit Bharat under the dynamic leader of our Honorable Prime Minister Narendra Modi.
कैलेंडर में हर महीने का एक विशेष थीम है। उस थीम के बारे में बताता QR कोड भी है जो हर महीने की थीम से जुड़ी जानकारी आपको देगा। जनवरी की थीम है आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास तक, स्वदेशी से विकास सुनिश्चित। साल की शुरुआत में आत्मनिर्भरता के मंत्र को दर्शाया गया है। आज भारत रक्षा, विनिर्माण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निर्माता है। फरवरी का महीना हमारे अन्नदाताओं को समर्पित है, जिसकी थीम है समृद्ध किसान, समृद्ध भारत। मार्च का महीना महिला नेतृत्व के विकास का उत्सव मनाता है। मार्च की थीम है नारी शक्ति फॉर न्यू इंडिया। अप्रैल नीतियों में पारदर्शिता और प्रक्रिया के सरलीकरण पर केंद्रित है, जिसकी थीम है सरलीकरण से सशक्तिकरण। वीरता से विजय तक ऑपरेशन सिंदूर थीम के साथ मई का महीना हमारी सेनाओं के शौर्य को नमन करता है। जून में स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत थीम स्वास्थ्य को राष्ट्रीय समृद्धि की अनिवार्य नींव बताती है। जुलाई की थीम वंचितों के सम्मान पर केंद्रित है। वहीं अगस्त युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति को दर्शाता है। गति, शक्ति, प्रगति। सितंबर का विषय कनेक्टिविटी और डिजिटल क्रांति को समर्पित है, जो हमारे आर्थिक विकास के बंद दरवाजों को खोलता है। अक्टूबर परंपरा से प्रगति तक विकास को जोड़ता है। नवंबर की थीम है सबका साथ, सबका सम्मान। वर्ष का समापन वैश्विक शांति के संदेश के साथ होता है। इस महीने की थीम है विश्व बंधु भारत। साल 2026 का कैलेंडर केवल तारीखों और महीनों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक विकसित होते भारत का प्रतिबिंब है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। असम में NIA की विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के मामले में एक दोषी मोहम्मद कामरुज़्ज़मा उर्फ कमरुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़ा था। असम के गुवाहाटी में NIA की विशेष अदालत ने मोहम्मद कामरुज़्ज़मा उर्फ कमरुद्दीन को आतंकवाद विरोधी कानून के प्रावधानों में 3 अलग अलग मामलों में सजाएं सुनाई हैं, जिनमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये सजाएं एक साथ चलेंगी। और इतना ही नहीं, अदालत ने तीनों मामलों में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना भरने पर हर मामले में 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा का भी प्रावधान है। NIA ने एक बयान में कहा है कि जमान को 2017-18 के दौरान असम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मॉड्यूल खड़ा कर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का दोषी ठहराया गया था, जिसका मकसद लोगों के मन में दहशत फैलाना था। जांच के अनुसार जमान ने इसके लिए शाहनवाज आलम, सईदुल आलम, उमर फारूक और कुछ अन्य लोगों की भर्ती की थी। बता दें कि NIA ने मार्च 2019 में चारों आरोपियों समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। शाहनवाज, सईदुल और उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और जिसके बाद उन्हें दोषी ठहराया गया, जबकि 5वें आरोपी जयनाल उद्दीन की मुकदमे के दौरान बीमारी से मौत हो गई। शानदार अंदाज से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे सैलानियों की वजह से इन दिनों पहाड़ पूरी तरह से गुलजार दिखाई दे रहे हैं। मनाली और पहाड़ों की रानी शिमला के अलावा सैलानी पहलगाम भी पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि नए साल पर पर्यटक बर्फ का दीदार भी कर पाएंगे। बेंगलोर और गोवा में भी शानदार जश्न मनने वाला है और आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन किस अंदाज में मनेगा। और नए साल के स्वागत के लिए राजस्थान की सूर्यनगरी जोधपुर पर्यटकों से गुलजार है। जोधपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर देश विदेश से टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। मरानागढ़ किले की तलहटी में फैले नीले घर, भव्य उमेद भवन पैलेस और पुराने शहर की रौनक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध उमेद भवन पैलेस इन दिनों दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है और इसकी भव्यता को निहारने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पर्यटक यहाँ न केवल राजस्थानी वास्तुकला का आनंद ले रहे हैं, बल्कि दाल बाटी चूरमा, मिर्ची बड़ा और पारंपरिक लोक संस्कृति का भी भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटन विभाग और होटल एसोसिएशन के अनुसार इस वर्ष जोधपुर में पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में करीब 30% अधिक रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। घंटाघर, सरदार बाजार,
कायलाना झील और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ और यातायात नियंत्रण के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और पर्यटकों का कहना है कि जोधपुर की वाइब्स एकदम अलग है। This experience has been really good because यहाँ के लोग are really nice, मतलब very sweet people. The hospitality is great. It's commendable. हमारी पुरानी हेरिटेज है, हमारी कुछ तैनी चीजें हैं, लाइक उन सब चीजों के बारे में नॉलेज जानना और किसी को जानना है तो उसको ऐसी चीजों में एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ आते ही हमें कदम रखते एक स्वच्छ हवा का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो पहला दिन है तो हम लोगों ने अभी तक मेहरानगढ़ फोर्ट घूम के आए और इसके बाद सीधा यहीं पे हम लोग अभी आए हुए हैं। जोधपुर आने का मेजर रीजन ये है कि यहाँ कल्चर बहुत रिच है एंड बहुत सालों की हिस्ट्री है यहाँ। ऑथेंटिक फूड, ऑथेंटिक माहौल, वो तो हम अभी फील कर ही रहे हैं उस चीज को, बहुत अच्छा लग रहा है। I'm having a great time. Jodhpur is a beautiful city and I'm having a 2 weeks vacation in Rajasthan and so far I love it. वर्ष 2025 बदलते भारत के विकास की कहानी का एक ऐसा साल रहा जिसने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि महसूस किया गया, क्योंकि ये साल था सड़कों की रफ्तार का, रेलवे की बुलंदियों का, भारत की वैश्विक उड़ान का। जी हां, ये साल था भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का। पिछले एक दशक में सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसकी मानगी साल 2025 में भी देखने को मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का संदेश साफ था, देश की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तय होगी। इसी वजह से केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया, यानी जीडीपी का करीब 3.1% सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क ने वर्ष 2025 में कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। वर्ष 2025 में 4,300 किलोमीटर से अधिक नए रेलवे नेटवर्क को मंजूरी मिली। आजादी के बाद पहली बार आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ जुड़ा। इस दौरान बैराबी सैरांग रेलवे लाइन पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। वर्ष 2025 में ही पहली बार जम्मू से श्रीनगर तक सीधे रेल कनेक्टिविटी मिली। मल्टी ट्रैकिंग और 99% से अधिक रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ। पीएम मोदी ने 2025 में ही 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। चेनाब रेल ब्रिज की बात करें तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना से हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर घाटी हमेशा जुड़ी रहेगी। साथ ही रामेश्वरम स्थित नया पम्बन रेल ब्रिज, जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। साथ ही अंजी ब्रिज की बात करें तो यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। देश भर में 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं अब संचालित हो रही हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 1013 किलोमीटर हो गया है। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर वर्तमान में 1,46,560 किलोमीटर हो गई है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1.4 गुना बढ़कर 43,512 किलोमीटर तक पहुंच गई है। एविएशन सेक्टर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से एक नई उड़ान भरी है। वर्ष 2025 में टियर 2 और टियर 3 शहरों, साथ ही दूर दराज क्षेत्रों को भी हवाई कनेक्टिविटी मिली, जिससे व्यापार, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। वर्ष 2014 में देश में महज 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। 2025 में संख्या बढ़कर 164 हो गई है। वर्ष 2025 में पोर्ट और शिपिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से भारत अपने बंदरगाह को आधुनिक, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देश्य बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। 2025 में हमने देखा सड़कें दूरियां घटा रही हैं, रेल पहाड़ों को पार कर रही हैं, एविएशन
और पोर्ट भारत को दुनिया से जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें सच करके दिखाता है। होता है मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दे, लेकिन आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। नमस्कार।